Hello my dear Protons Army, a very warm welcome to today's session. This is Nikki ma'am, your chemistry teacher at Vedantu. I hope आपका दिन काफ़ी अच्छा गया होगा और आज के सेशन में we are going to cover top 5 most expected questions full syllabus. ठीक है, तो मैम के साथ साथ भी आज अब सारे questions प्रैक्टिस पक्का से करना और आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में देते रहना. ऑल्सो बच्चे पार्टी आपके एग्जाम्स की तैयारी कैसे चल रही है वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करके ज़रूर बताना. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद अ वेरी मोटिवेशनल कोट विच इज डोंट विश फॉर इट, वर्क फॉर इट. तो अगर आपको कोई चीज़ चाहिए या फिर एग्जाम में ही अच्छे मार्क्स चाहिए, लाइफ में जीतना है, तो यू हैव टू कंसिस्टेंटली वर्क फॉर इट. आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना. और आई होप आप कंटिन्यूसली मेहनत पक्का से कर रहे हो. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चा पार्टी यू कैन फॉलो योर निकी मैम ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम एज वेल, जिसका हैंडल मैंने मेंशन कर लिया है. और अगर आपको कुछ डाउट्स है, कुछ एडिशनल चीज़ें पूछनी है केमिस्ट्री रिलेटेड, यू कैन एक्चुअली कनेक्ट विथ मी देयर एज वेल. ओके, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और मैम के साथ साथ आपको भी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट सेक्शन में देते रहना है. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चा पार्टी विथ द जोश बीइंग हाई होपफुली. सो वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन. नेम द प्रोसेस एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग. तो यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको बताना है इन सब में कौन सा प्रोसेस हो रहा है. ठीक है, तो आंसर आप देते रहना, मैम भी बेसिकली आपको समझाते जाएगी. ठीक है, चलो फर्स्ट, ड्राई आइस इज केप्ट एट रूम टेम्परेचर एंड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. पहले तो बताओ भाई ड्राई आइस क्या होता है. ड्राई आइस इज एक्चुअली नथिंग बट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना बच्चा पार्टी, इजंट इट. तो ड्राई आइस को जब आप रूम टेम्परेचर पे रखोगे और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखोगे, सॉरी, सो बेसिकली इट एक्चुअली अंडरगोज अ प्रोसेस. कौन सा प्रोसेस? दैट इज एक्चुअली सब्लिमेशन. सब्लिमेशन में क्या होगा, जो आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली किस में चला जाएगा, गैसियस स्टेट में. तो फर्स्ट वाले केस में क्या इन्वॉल्व है, सब्लिमेशन. ऑल क्लियर. दूसरा, a drop of ink placed on the surface of a container in a glass spreads throughout the water. सेकेंड वाले में क्या है, आपके पास एक ग्लास है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, जल ही जीवन है ना. इसमें आपने बेसिकली इंक के ड्रॉप्स डाले. ठीक है, मैम की ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग पर्पज मैंने इंक के ड्रॉपलेट्स बनाए हैं, सो प्लीज़ बियर विद दैट. तो आपने पानी में इंक के ड्रॉपलेट्स डाले तो आप देखोगे कि जो इंक के ड्रॉपलेट्स है वो स्प्रेड आउट होना स्टार्ट कर देते हैं. क्यों स्प्रेड आउट होना स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा पार्टी, क्योंकि इंक के ड्रॉपलेट्स पानी के साथ मिक्स हो रहे हैं. इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं मैम, हम कहते हैं इस सुंदर से फिनोमिनन को डिफ्यूजन. ठीक है, तो सेकेंड वाले में क्या हो रहा है, आपका डिफ्यूजन हो रहा है मैम. ठीक है, थर्ड वाले में आ जाते हैं. अ पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन क्रिस्टल इज इन अ बीकर. आपके पास एक बीकर है, उसमें बेसिकली पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स पड़े हुए हैं, KMnO4 क्रिस्टल. ठीक है, चलो भाई अब क्या बोल रहा है, एंड वाटर इज पोर्ड इनटू द बीकर विथ स्टरिंग. अब आप इसमें बेसिकली वाटर ऐड कर रहे हो और अच्छे से मिक्स कर रहे हो, स्टर कर रहे हो. तो आप क्या देखोगे बेसिकली कि पूरा जो ये आपका पोटेशियम परमैंगनेट का कलर है वो पूरे वाटर में इवनली स्प्रेड आउट हो जाता है. तो क्या यहाँ पे भी मैं बोल सकती हूँ कि जो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स हैं वो बेसिकली पानी के साथ मिक्स हो रहे हैं, दैट्स हाउ द कलर ऑफ द सोल्यूशन इज एक्चुअली चेंजिंग. तो यहाँ पे भी कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है बच्चा पार्टी, दैट इज एक्चुअली डिफ्यूजन. आ गई बात समझ में, ऑल क्लियर. आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई और सेम आंसर आपका भी आया है. चलो नेक्स्ट, एसीटोन बॉटल इज लेफ्ट ओपन एंड द बॉटल बिकम्स एम्प्टी. तो आपके पास एक एसीटोन बॉटल है, ठीक है, इसको आपने खुला छोड़ दिया, इसका बेसिकली इसका लिड नहीं लगा हुआ है, खुला है ये. थोड़ी देर के बाद आप देखोगे इट हैज़ गॉटन एम्प्टी, खाली हो गया भाई बॉटल. कैसे खाली हो गया, कौन से प्रोसेस से खाली हो गया, दैट इज नथिंग बट इवेपोरेशन. इवेपोरेट हो गए एसीटोन के पार्टिकल्स और उड़न छू. ठीक है, तो इवेपोरेशन प्रोसेस यहाँ पे आपका इन्वॉल्व है.
नेक्स्ट आपका है मिल्क इज चर्न्ड टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम इट। चर्न का मतलब होता है टू रोटेट समथिंग वेरी इन एट अ वेरी हाई स्पीड। तो मिल्क को बेसिकली जब आप चर्न कर रहे हो उससे क्रीम निकालोगे, तो कौन सा प्रोसेस यहाँ पे इन्वॉल्व है बच्चा पार्टी, मेरे को बताओगे जरा कौन सा प्रोसेस? दैट इज नथिंग बट सेंट्रीफ्यूगेशन। तो जब आप सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस करते हो, मिल्क इज एक्चुअली रोटेटेड एट वेरी हाई स्पीड, तो जो लाइटर पार्टिकल्स है वो ऊपर आ जाएंगे, है ना, जो हल्की चीज़ है वो ऊपर आएगी भाई, और जो हैवियर पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो जाएंगे। तो जब आपको चर्निंग ऑफ मिल्क करके क्रीम निकालना है उससे, तो कौन सा प्रोसेस यहाँ पे इन्वॉल्व है? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, ऑल क्लियर? चलो, सेटलिंग ऑफ सैंड व्हेन अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। ठीक है, अब आपने बेसिकली एक मिक्सचर लिया है सैंड प्लस वाटर का। ठीक है, अब ये सैंड और वाटर को आप थोड़े टाइम तक छोड़ दो, यू हैव टू एक्चुअली लीव इट, है ना। तो आप देखोगे कि जो सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो आपके नीचे मतलब इस पर्टिकुलर केस में नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। क्यों सेटल डाउन हो जा रहे हैं, क्या है प्रोसेस का नाम, किस वजह से, बताओगे मेरे को? इस पर्टिकुलर प्रोसेस में सेडिमेंटेशन इन्वॉल्व है ना, और जो सैंड के पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो रहे हैं उन्हें हम सेडिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, सो द सेटलिंग ऑफ सैंड, जब आप सैंड और वाटर का मिक्सचर ले रहे हो एंड यू लीव इट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम, तो जो सैंड के पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन। ठीक है, और अगर आप जब लिक्विड सेपरेट कर दो, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? डिकेंटेशन। ठीक है, चलो, फाइन बीम ऑफ लाइट एंटरिंग थ्रू अ स्मॉल होल इन अ डार्क रूम इल्यूमिनेट्स द पार्टिकल्स इन इट्स पाथ। बड़ा ही सुंदर फिनोमिनन है। 7th वाले में क्या बोला है कि एक डार्क रूम है, उसमें एक होल है, उससे बेसिकली लाइट पास हो रहा है, दैट एक्चुअली मेक्स द पाथ ऑफ लाइट विजिबल। तो कौन से प्रोसेस से यहाँ पे पाथ ऑफ लाइट विजिबल हो रहा है? दैट इज एक्चुअली हियर टिंडल इफेक्ट इज इन्वॉल्व, है ना। टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी? टिंडल इफेक्ट, so tyndall effect is nothing but the scattering of light. Light scatter करती है and it makes the path of light visible, वो आप देख सकते हो। So in this particular case also tyndall effect is involved. Even tyndall effect का मैंने जब one shot session लिया है वहाँ पे भी मैंने आपको example दिया है कि imagine करो बहुत ही foggy day है और आप कार में कहीं जा रहे हो, so you actually turn on the flashlight and you can see the entire path, है ना, because of the beautiful process of tyndall effect। ठीक है, तो ये आपकी पूरी कहानी हो गई इस पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस की। पहला सब्लिमेशन, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड वाला, डिफ्यूजन, डिसोल्यूशन, है ना, एसीटोन वाला इवेपोरेशन, जो पार्टिकल्स हैं एसीटोन के वो एक्चुअली इवेपोरेट होने लगे। इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिनन है, तो जो पार्टिकल्स है कंटिन्यूस मोशन में है, तो फिर जब वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं वो बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। अब पार्टिकल को एनर्जी मिल रही है तो वो खाली थोड़ी बैठेगा भाई, उड़न छू। ठीक है, तो इवेपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन चर्निंग ऑफ मिल्क के लिए ताकि आपको क्रीम मिल जाए, सेडिमेंटेशन सैंड और वाटर का, है ना, और लास्ट आपका है टिंडल इफेक्ट। ऑल क्लियर? लड्डू क्वेश्चन था? हाँ या ना बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलो भाई, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑन लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, व्हाई डज इट बिकम चार्ज्ड? हम पढ़ते आए हैं मैम कि एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ना, लेकिन जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है या इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसमें चार्ज क्यों आ जाते हैं? चलो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये बात सही है कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, पर एटम्स को तो स्टेबल होना है ना। ह्यूमंस को भी स्टेबिलिटी चाहिए होती है लाइफ में, केमिस्ट्री में एटम्स को भी चाहिए भाई स्टेबिलिटी। अब अगर एटम्स को स्टेबल होना है तो वो क्या करते हैं? दो तरीके हैं उनके पास, या तो इलेक्ट्रॉन आप लूज कर लो, गेन कर लो, शेयरिंग भी होता है, बट हियर सिंस वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द लूजिंग एंड गेनिंग, तो या तो एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या गेन कर सकता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन क्यों करता है? ताकि वो स्टेबल हो जाए, है ना। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं सोडियम की, हमारा प्यारा सोडियम मेटल, इसका एटॉमिक नंबर है 11, है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1, है ना। अब आपको पता है कि हर एटम, मोस्टली द एलिमेंट्स
दे फॉलो ऑक्टेट रूल, मतलब कि लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, वो ड्यूप्लेट रूल फॉलो करते हैं। अब इस सोडियम भैया को भी तो स्टेबल होना है, तो स्टेबल होने के लिए ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को बोलता है तू जा, ठीक है। अब वो एक इलेक्ट्रॉन हट गया तो ये क्या करता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अटेन करता है और आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तब क्या बन गया 2,8। इसके लास्ट शेल में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ऑक्टेट रूल, ये हो गया स्टेबल, ठीक है। तो कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन तब करता है जब उसे स्टेबल मतलब उसे स्टेबल होना है ना। अगर मैं क्लोरीन का भी एग्जांपल लूँ तो क्लोरीन Cl- बनाता है ना, उसका एटॉमिक नंबर है 7, 2,8,7। आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, ये एक्चुअली 2,8,8 बनाता है। इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी हो गया स्टेबल, है ना। तो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है तो वो चार्ज इसलिए होता है, चार्ज्ड आयन इसलिए फॉर्म करता है क्योंकि वो स्टेबल हो जाए, है ना। इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, गेन कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज आएगा। आ गई बात समझ में, ऑल क्लियर। एक बार देख लेते हैं बच्चा पार्टी क्या लिखा है। An atom is electrically neutral because of same number of protons and electrons. Absolutely. अगर एटम मेरा न्यूट्रल है मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, जैसे कि अगर मेरे पास +20 है तो -20, ये दोनों कैंसिल आउट करके 0, इन दैट केस इट इज न्यूट्रल। बट इट बिकम्स चार्ज टू बिकम स्टेबल एटम लूजेज और गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। पर उसे अगर वो चार्ज्ड है ना, या तो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब है कि उसे स्टेबिलिटी चाहिए, है ना। उस स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज अटेन करता है ना। अब जब वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज अटेन करता है उस पर्टिकुलर केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं होते, है ना। अब देखो अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये चीज़ मैं समझाती हूँ। इमेजिन करो एक Na+, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर केस में तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है ना। तो वही लिखा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होगा देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में पॉजिटिव चार्ज आया, है ना। तो इस केस में हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर इक्वल है ना, दे आर अनइक्वल इन दिस केस। सिमिलरली अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना। तो नेगेटिव चार्ज वो अटेन कर लिया, तो इस केस में भी हम नहीं बोल सकते कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम है। समझ में आ गई बात बच्चा पार्टी। तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होगा, जब उसके पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आ गई बात समझ में, रिश्ता वही सोच नहीं, ठीक है। चलो भाई ओके, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम वाटर एट 293 केल्विन, फाइंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। तो आपको एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है जिसमें जो है 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, 36 ग्राम NaCl को आपने 100 ग्राम पानी में डिसॉल्व किया, ठीक है, एट 293 केल्विन। तो आपको कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना है इस स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरा है कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज एंड द मास ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू मेक 200 ग्राम ऑफ 25% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट वाले में आपको क्या करना है, आपको मास ऑफ ग्लूकोज कैलकुलेट करना है, ठीक है, दैट इज अननोन। कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज एंड मास ऑफ वाटर, ये भी कैलकुलेट करना है भाई, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मास, ताकि आपको टू मेक 200 ग्राम ऑफ 25% सोल्यूशन, ताकि आप 200 ग्राम 25% सोल्यूशन बना सको किसका, ग्लूकोज का, ठीक है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, जिसे हम एक्चुअली दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मास बाय मास परसेंटेज या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो पारी पारी करके आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। लेट्स हैव अ लुक एट फर्स्ट पार्ट इन विच वी हैव टू कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर। नाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन आप कैसे कैलकुलेट करते हो, मास ऑफ
ऑफ सॉल्यूट, है ना, जो कि है NaCl, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आता है, मास ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूशन मतलब कि मास ऑफ सॉल्यूट प्लस द मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना, तब तो टोटल सोल्यूशन मिलेगा, एंड ऑब्वियसली मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो आपको मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया है 36 ग्राम, है ना, तो मैं वो यहाँ पे पुट कर दूंगी, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट 36 प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, पानी, दैट इज एक्चुअली गिवन टू यू एज 100 ग्राम, मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 136 इंटू 100। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल एक्चुअली गेट अप्रॉक्सीमेटली 26.4%। ये आप कैलकुलेट करके देख लेना बच्चा पार्टी, ठीक है। तो चलो तो यू विल गेट 900/34, इसको आप डिवाइड आई होप कर सकते हो, ठीक है। ये आप सॉल्व करोगे अप्रॉक्सीमेटली 26% के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है, ये पक्का से कर लेना। ऑल क्लियर। चलो नेक्स्ट आपका था कैलकुलेट सॉरी मैम की आवाज को क्या हो गया, कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज एंड मास ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू मेक 200 ग्राम ऑफ 25% सोल्यूशन। तो आपको मास ऑफ ग्लूकोज और मास ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है ताकि आप 20% सोल्यूशन बना सको, ठीक है। नाउ आपको टोटल मास ऑफ सोल्यूशन दिया गया है विच इज एक्चुअली 200 ग्राम, और कॉन्सेंट्रेशन भी आपको क्वेश्चन में मेंशन किया मैम की आवाज को क्या हो गया बच्चा, प्लीज बेयर विद दिस टुडे। हाँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन आपको दिया गया है 25%। अब मुझे मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है और मास ऑफ सॉल्वेंट भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब मास बाय मास परसेंटेज अगर मैं लगाऊं तो हमें पता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन इज मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। अब एक बार देख लो मास बाय मास परसेंटेज में कितना परसेंट आपको दिया गया है, 25%, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट आपको फाइंड आउट करना है, मैं इसको x ले लूं, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन आपको दिया गया है 200, है ना। मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। ये दोनों में कैंसिल आउट कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये 2 को मैं इस साइड लेके जाऊं, 50 ग्राम इक्वल्स टू x। तो मास ऑफ ग्लूकोज कितना आ गया आपका 50 ग्राम, है ना। अब टोटल मास ऑफ सोल्यूशन आपको कितना दिया गया है 200 ग्राम, टोटल मास आपको दिया गया है 200 ग्राम, मतलब कि क्या मैं बोल सकती हूँ मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज इक्वल टू 200 ग्राम, है ना बच्चा पार्टी, आ रही है बात समझ में। मास ऑफ सॉल्यूट हमने कैलकुलेट कर लिया 50, तो 50 प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट मुझे कैलकुलेट करना है दैट इज इक्वल टू 200। अब मैं इस 50 को राइट हैंड साइड ले जाऊं तो मुझे मिल जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज इक्वल टू 150 ग्राम। आ गई बात समझ में, पूरा चीज करके बता दिया, लड्डू क्वेश्चन था, इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, है ना। आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया गया था, मास ऑफ टोटल सोल्यूशन दिया गया था, मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैलकुलेट करना था। ओके बच्चा पार्टी, आ गई बात समझ में, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ रहा है और आप भी साथ साथ मैम के सॉल्व कर रहे हो। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर थिंग आई हैव एक्चुअली इलैबोरेटली एक्सप्लेन्ड यू, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो चलो भाई देखते हैं, बढ़िया टेबल वेबल बना के दिया है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द सैंपल्स यू हैव टू आइडेंटिफाई कैटायन, पेयर ऑफ आइसोबार्स एंड द पेयर ऑफ आइसोटोप्स। तो यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया है, सैंपल है ABCD, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आपको दिए गए हैं। इनको देख के आपको बताना है इनमें से कौन सा सैंपल कैटायन बनाएगा, कौन सा पेयर आइसोबार का है, कौन सा पेयर आइसोटोप का है, ठीक है बच्चा पार्टी। ओके चलो भाई करते हैं, पहले हम शुरुआत करेंगे कैटायन से, ठीक है। अब कैटायन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, मतलब कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, है ना।
इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी लेस देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये चारों केस में आप मेरे को बताओगे कौन से सैंपल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कौन से केस में जरा देख के बताओगे बच्चा पार्टी में कुछ कमेंट सेक्शन में। देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके 17 है, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 16 है, ठीक है। बी में आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 18 है, इलेक्ट्रॉन्स भी उतना ही है। सी में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके 17 है, इसमें भी 17 है भाई, है ना, 17 खतरा 18, सॉरी डी में आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 17 है, इलेक्ट्रॉन्स भी 17 है। अब इन चारों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन से वाले केस में कम है बच्चा पार्टी? जादू, है ना। सो आपका केटायन कौन बनाएगा? ए। आ गई बात समझ में, क्योंकि इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 17 है लेकिन ये इलेक्ट्रॉन लूज किया है ना, मतलब कि इसने इलेक्ट्रॉन दान में दिया होगा, तभी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कम है। तो ए आपका बनाएगा केटायन, ठीक है। चलो भाई, दूसरा बात, यू हैव टू फाइंड आउट द पेयर ऑफ आइसोबार, ठीक है। अब थोड़ा सा हम रिवाइंड कर लेते हैं कि आइसोबार क्या होता है। आइसोबार का मतलब सेम मास नंबर होगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा, है ना बच्चा पार्टी। ये मैं इरेज कर दे रही हूँ, ठीक है। आई होप ये चीज आपने नोट डाउन कर ली है। 1 मिनट बस दे दो मैम को। ठीक है, सेकेंड वाले में आपको पेयर ऑफ आइसोबार्स बताने हैं, मतलब कि ऐसे सैंपल जिसका सेम मास नंबर होगा और डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा, क्या मैं उसे आइसोबार कह सकती हूँ। अब आप मास नंबर कैसे कैलकुलेट कर सकते हो बच्चा पार्टी? एडिंग द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे आपको प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करना है। कोई भी एक कोई भी दो सैंपल का अगर नंबर ऑफ टोटल मास नंबर आपका सेम है, दैट विल बी योर पेयर ऑफ आइसोबार्स। चलो कैलकुलेट करते हैं ए के लिए सबसे पहले, ठीक है। प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन 17 + 18 कितना आएगा? 35, ठीक है। 5 कैसे लिख दिया मैंने, मेरे प्यारे बच्चे कंफ्यूज मत हो जाए। 35 बेटर, ठीक है। बी में 18 + 19 कितना होगा? 37, मैथ्स कर रहे हो ना, लड्डू मैथ्स चल रहा है यहाँ पे, है ना। सी 17 + 20 37, ओके। डी में 17 + 17 34, ठीक है। अब देख लो भाई कौन से दो केस में नंबर मास नंबर आपका सेम है, बी में और सी में, ठीक है। इसमें भी 37 है, इसमें भी 37 है, मतलब कि मेरा पेयर ऑफ आइसोबार कौन होगा? बी एंड सी, ठीक है। आ गई बात समझ में बच्चा पार्टी? ऑल क्लियर है ना। चलो भाई, नेक्स्ट आपका है द पेयर ऑफ आइसोटोप्स, मतलब कि सेम एटॉमिक नंबर, है ना। सेम एटॉमिक नंबर कौन कौन से केस में है? लेट्स हैव अ लुक एट दिस। ए वाले केस में एटॉमिक नंबर में इसमें 17 है, उसमें आपका है 16, ठीक है। इसमें 18 है, उसमें भी 18 है, ठीक है। इसमें 17 है, उसमें भी 17 है, ओके। डी में 17 है आपका और इलेक्ट्रॉन्स आपका है 17, है ना। तो आपका पेयर ऑफ आइसोटोप्स ऐसा कौन सा सेट होगा जो कि सेम एटॉमिक नंबर है जिसका और मास नंबर डिफरेंट है? मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे जल्दी से। ओके, चलो देख लेते हैं। सेम एटॉमिक नंबर इसमें है सी और डी का, है ना। तो सी और डी आपका होगा आइसोटोप, ठीक है। ऑल क्लियर बच्चा पार्टी? ओके, चलो देख लेते हैं क्या लिखा है। पहला वाला है सैंपल ए हैज मोर प्रोटॉन्स देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो आपका कैटायन फॉर्म करेगा। सेकंड वाले केस में बी एंड सी होगा आइसोबार, सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है। सैंपल सी और डी इनका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, तो ये आपका आइसोटोप का पेयर है। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई। बिफोर वी प्रोसीड अहेड टू अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस, बच्चा पार्टी आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू मेक। तो आपको पता ही होगा कि द्रोणा के बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपका जो एग्जाम का प्रिपरेशन है उसको और स्पीड अप करने के लिए वी आर एक्चुअली ब्रिंगिंग आउट द द्रोणा बैच, जिसके सेशंस ऑलरेडी चल रहे हैं।
तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप बिना भूले पक्का से इस पर्टिकुलर बैच के लिए एनरोल कर सकते हो, जहाँ जो कि आपके रिवीजन बैचेस है। तो जितने भी चैप्टर्स आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं वो सारी चीज़ें कवर होंगी, विथ ऑल्सो मेकिंग श्योर दैट ऑल ऑफ योर डाउट्स आर क्लियर। क्योंकि एग्जाम के टाइम में ऐसा होता है कि बहुत सारे डाउट्स आते हैं और इंस्टेंटली अगर हमें डाउट आ रहा है तो वो क्लियर हो जाए तो क्या बात है। सो दैट वी आर एक्चुअली ब्रिंगिंग टू यू थ्रू द द्रोणा बैच, है ना। Apart from that, बच्चा पार्टी, these Drona batches are not the sessions which will be taken on YouTube. These are the paid batches. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. You can use my coupon code to get 50% off. ठीक है, ये 5 है ना, 50% ऑफ। एंड जो भी आपके टीचर्स यूट्यूब पे सेशंस ले रहे हैं, आपको रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, वही टीचर्स आपके द्रोणा सेशंस भी लेंगे, है ना। तो अगर आपको कुछ इंस्टेंटली डाउट आ रहा है, आप अपने टीचर से कनेक्ट करके वो सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। सेशंस आपके रिवीजन सेशंस है, तो सारे टॉपिक्स आपको एक बार और पढ़ाई जाएंगी और इलेबोरेट तरीके से, ठीक है। तो ये कहानी आपकी हो गई लाइव सेशंस की। रिकॉर्डेड में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल सकते हैं, लेकिन अगर आपको इंस्टेंटली कुछ डाउट आ रहा है तो वो चीज़ों में बेसिकली थोड़ा सा इट हैज़ इट्स ओन प्रॉस एंड कॉन, कि इंस्टेंटली डाउट आपका क्लियर नहीं हो पाएगा since these are the recorded sessions. So I as a teacher would definitely recommend you कि आप लाइव सेशंस पे पक्का से एनरोल कर लो, लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उसकी मदद से, ठीक है। ऑल क्लियर। और आपको पता ही है कि इसके अलावा आपके टेस्ट सीरीज जो हैं वो चल ही रहे हैं ग्रेड 9th एंड 10th के लिए, दैट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप एनरोल कर लेना। आफ्टर एनरोलिंग यू हैव टू गो टू वेदांतु साइट, क्लिक ऑन माई टेस्ट, then click on live and upcoming, view syllabus and attempt now. उसके बाद you have to click on start test. Once you're done with your test, you have to take a snap और अपने जो भी आंसर्स लिखे हैं अपने उसका पिक लेके आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद you have to click on submit and end test. अब आपने टेस्ट दे दिया, आपको आंसर की चाहिए इंस्टेंटली, सो वी आर गिविंग यू दैट एज वेल। सो आंसर की इज प्रॉपरली हैंडमेड बाय द टीचर्स जो आपके सेशंस ले रहे हैं। तो आप आंसर की कैसे डाउनलोड कर सकते हो, क्लिक ऑन मोर, है ना, नीचे कंटेंट लाइब्रेरी, देन अगर आपने ग्रेड 9th का दिया है इस एक्टिव पे क्लिक करना, साइंस का अगर फॉर एग्जांपल टेस्ट दिया है तो साइंस पे क्लिक करना, कोई और सब्जेक्ट है तो उस पर क्लिक करना, एडिशनल कोर्स मटेरियल एंड मॉक टेस्ट 1 साइंस आंसर पीडीएफ, एक्शन के नीचे रीड लिखा होगा वहाँ पे, एंड यू विल सी द एंटायर आंसर की विथ इलैबोरेट एक्सप्लेनेशन, है ना। तो ये बेसिकली आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, अपार्ट फ्रॉम द यूट्यूब सेशन जो कि चल ही रहे हैं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है बच्चा पार्टी। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। और जैसा कि मैंने बोला, द्रोणा के बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप ज़्यादा डिले मत करो ये चीज़ों को। अगर आपको फोड़ना है एग्ज़ाम में विथ ऑल योर डाउट्स बीइंग क्रिस्टल क्लियर, है ना, सारी जो डाउट्स हैं आपके केटर हो रहे हैं प्रॉपरली विथ द रिविजन सेशंस फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स दैट आर बीइंग टॉन्ड, आप पक्का से एनरोल कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कॉपर इज 63.5 U। ओके, तो हमें रिलेटिव एटॉमिक मास दिया हुआ है कॉपर का 63.5 U। इट एग्जिस्ट्स एज 2 आइसोटोप, Cu 2963 एंड Cu 2965। ओके, पहले मैं लिख देती हूँ फिर मैं आपको समझाती हूँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है वो कि कॉपर के एक्चुअली 2 आइसोटोप्स है, आइसोटोप सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंस इन मास नंबर, ठीक है। कॉपर के 2 आइसोटोप्स है, आपको रिलेटिव एटॉमिक मास दिया हुआ है 63.5 U। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच प्रेजेंट इन इट, है ना। तो आपको परसेंटेज अबंडेंस कैलकुलेट करना है कि ये वाला आइसोटोप कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है और ये वाला आइसोटोप कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है ना। तो लेट्स एक्चुअली हैव अ लुक एट इट वन बाय वन। ये थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन है, मैं आपको समझाती हूँ। नाउ अब मेरे पास 2 आइसोटोप्स है कॉपर के, ठीक है, मुझे दोनों का परसेंटेज अबंडेंस निकालना है, ठीक है। तो इस वाले का अगर मैं x ले लूँ, let us imagine the percentage abundance of this isotope is x, तो इसका मैं 100 माइनस x लूँगी। अब मैम x और 100 माइनस x क्यों लिया गया, परसेंटेज मतलब कि टोटल 100 ही होगा ना। अगर मैं एक को x ले रही हूँ तो दूसरे को मैं 100 माइनस x लूँगी ना, तभी तो टोटल 100 आएगा जब यदि दोनों को आप ऐड करोगे, है ना। तो इसलिए मैंने एक को x ले लिया, दूसरे को 100 माइनस x
A B C कुछ भी, ठीक है। सो लेट द परसेंटेज ऑफ द फर्स्ट आइसोटोप बी x, दूसरे का मैंने ले लिया 100 माइनस x। अब आपको एवरेज एटॉमिक मास दिया गया है, इजंट इट, 63.5 U डेटा जो दिया गया है। अब मैं टोटल एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करूंगी, दैट इज एक्चुअली द फर्स्ट आइसोटोप जो कि है, जिसका मास है 63, है ना, मल्टीप्लाइड बाय इट्स परसेंटेज अबंडेंस x डिवाइडेड बाय 100। हम ऐसे ही तो कैलकुलेट करते हैं। अब दूसरे वाले का प्लस 65 जो आपका सेकेंड आइसोटोप है, मल्टीप्लाइड बाय दूसरे वाले का परसेंटेज अबंडेंस हमने कितना लिया है, 100 माइनस x डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब ये दोनों चीज को 63x, मैं ये डिनोमिनेटर सेम है तो डिवाइडेड बाय 100 प्लस 65 100 माइनस x, ऐसे लिख सकती हूँ। डिनोमिनेटर सेम है, मैथ्स लग रहा है, वही चीज लिखी गई है ये वाली, है ना। दैट इज इक्वल टू 63.5 U। अब आपको टोटल एवरेज एटॉमिक मास दिया गया है, तो ये पूरा इक्वेशन दैट विल बी इक्वल टू 63.5 U। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, मैं आपको एक बार और स्टेप बाय स्टेप, ये पार्ट मैं इरेज कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैथ्स लग रही है तो मैम के साथ साथ आपको भी सॉल्व करना है। ये पर्टिकुलर इक्वेशन को मैं उठा के यहाँ पे लिख रही हूँ तो आपको चीजें समझ में आएंगी। दैट इज एक्चुअली यहाँ पे जगह नहीं है, 63.5 U। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला पर्टिकुलर स्टेप देखो बच्चा पार्टी, तो नीचे में आपका 100 था, उस 100 को अगर मैं इस साइड ले जाऊं तो मेरे पास क्या बचेगा, ठीक है। मैं हमसे हमेशा 5, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब ये पर्टिकुलर केस में 63x माइनस 65x प्लस 6500 दैट इज इक्वल टू, नाउ 63.5 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा, 6350, ठीक है। ये आपका होगा -2x इक्वल्स टू -150, तो ये x क्या होगा, 150/2 दैट इज इक्वल टू 75, ठीक है। तो आपको फर्स्ट वाले का परसेंटेज अबंडेंस मिल गया, दैट इज इक्वल टू 75 U। दूसरे वाले का, अगर पहले वाले का x का वैल्यू है 75%, तो दूसरे वाले का 100 माइनस x दैट इज इक्वल टू 100 माइनस 75 दैट इज 25%, है ना, 75% एंड 25%, ठीक है। ये मैंने गलती से माइनस x लिख दिया था, दिस विल बी 2x, 65 माइनस 63 विल बी 2, है ना। तो ऐसे आप परसेंटेज अबंडेंस कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलो, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड माय बच्चा पार्टी। आई होप आज का सेशन काफ़ी यूजफुल लगा होगा आप सबको। ऑल्सो टेक अ वेरी प्यारा प्यारा सा होमवर्क इन विच यू हैव टू आइडेंटिफाई एवरी क्वेश्चन गिवन ओवर हियर एज फिजिकल और केमिकल चेंज। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी पक्का से बताना आज के सेशन में कितने क्वेश्चन आपसे बन गए और कौन सी टॉपिक आपको अच्छे से और थॉरो हो गए। That's it from my side, Bachcha Party. I hope all of you have found today's session useful and productive. See you very, very soon. Bye-bye. Happy learning.